मेहनतकश लोगों के शहर दिल्ली को मेरा नमस्कार। दिल्ली में पंजाब हरियाणा का जोश है तो पूर्वांचल की मिठास है, नॉर्थ ईस्ट का उत्साह है तो दक्षिण भारत की सौम्यता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया। साथियों, अपने काम का हिसाब देने से पहले मैं दिल्ली के हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात और है जिसके लिए दिल्ली के लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दिल्ली के अनेक इलाकों में आना जाना हुआ। कई बार एनसीआर के अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सुरक्षा के तामझाम जुड़े हैं वो भी साथ ही चले। आते जाते हुए मैं हमेशा देखता हूं कि बैरिकेडिंग लगी है, लोग बहुत दूर रोक लिए गए हैं। किसी दूसरे शहर से कभी रात 10 बजे लौटते हुए, कभी रात 12 बजे लौटते हुए जब धौला कुआं पर ट्रैफिक रुका हुआ देखता था तो ये भी सोचता था कि आज फिर मेरी वजह से कुछ लोगों को घर जाने में देर हो जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों के बीच से ही निकल करके यहां पहुंचा हूं, इसलिए बुलेट प्रूफ दीवारों में रहना न मेरा शौक है और न ही मेरी आदत है। जब जब मौका मिला है मैंने कोशिश भी की है कि इस दीवार को जरा साइड रख दूं। अक्सर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए जब लोगों से गिर जाता हूं तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल होते हैं। आपका यही प्यार और यही समर्थन मुझे ऊर्जा देता रहा है। बीते 5 वर्ष में भाजपा एनडीए सरकार को शक्ति देता रहा है। आपके मजबूत समर्थन के कारण ही आज नए भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। बीते 5 वर्षों में देश में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें आपने सदैव मेरा साथ दिया है। आज वीआईपी वाली लाल बत्ती अगर नेताओं और अफसरों की गाड़ी से उतरी है
तो इसका कारण आप सभी है। आज पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन की पहुंच में आ पाई है, तो इसका कारण भी आप सभी हैं। भाई और बहनों, बहुत साल पहले दुनिया में एक कंसेप्ट आया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। हमने 5 साल में न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड सुधार किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया। साथियों, इन 5 सालों में हमने 1400 से अधिक गैर जरूरी कानून खत्म किए हैं, जिससे जीवन और व्यापार में आसानी आई है। पहले लोगों को अब दस्तावेजों को अटैच कराने के लिए कितना भागना दौड़ना पड़ता था। हमने इसकी अनिवार्यता खत्म की, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिली है। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू भी खत्म किया, जिससे भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता बंद हुआ है। हमने नई कंपनी खोलने की प्रक्रिया आसान की है। पहले यहां एक कंपनी खोलने में 7 से 15 दिन लग जाते थे, अब 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। इसी तरह जीएसटी ने देश में टैक्स का जाल खत्म किया है। जीएसटी को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंस्पेक्टर राज से लोगों को मुक्ति मिले। भाई और बहनों, जब साफ नीयत से काम होता है, ईमानदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। जो महंगाई देश के हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती थी, वो आज कैसे नियंत्रण में है। विपक्ष के लोग भी चाह करके भी महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये मेरे दिल्ली के लोग बराबर इसको देखते हैं। साथियों, आज गरीबों को घर, गैस, शौचालय से लेकर हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ है। मिडिल क्लास को अपने घर के लिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना से सहायता मिल रही है। उसकी 5-6 लाख रुपए तक की सेविंग हो रही है। पहले कुछ बेईमान लोगों के कारण जिनके घर का सपना अधूरा रह जाता था, अब रेरा जैसे कानून की वजह से उन्हें नई ताकत मिली है। मोबाइल फोन का बिल हो या फिर दवाइयों का बिल, पहले की अपेक्षा
बहुत सस्ता हुआ है। हमने मिडिल क्लास की ईमानदारी का सम्मान करते हुए 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। साथियों, दिल्ली की एक बड़ी चुनौती है प्रदूषण। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। याद करिए, पहले हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश या हरियाणा या अन्य राज्यों में आने जाने के लिए दिल्ली की सड़कों से होकर जाते थे। ये जाम का कारण थे, प्रदूषण का कारण थे। पहले की सरकारें बरसों से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनने के बाद वो ट्रक बिना दिल्ली में अंदर आए सीधा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इससे दिल्ली में जाम में भी कमी आई है और प्रदूषण में भी कमी आई है। इसकी तरह पहले आपको इंडिया गेट से गाजीपुर बॉर्डर तक जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा लगता था। आज सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपको धौला कुआं से एयरपोर्ट जाते हुए या वापस आते हुए भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था। आज वहां भी लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है। हम गंगा जी की तरह ही यमुना जी को भी अविरल और स्वच्छ बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। भाई और बहनों, आज जब हम सभी 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, तब देश की राजधानी को गवर्नेंस के मॉडल का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। साथियों, आजादी के बाद से हमारे देश में 4 राजनीतिक परंपराएं, 4 राजनीतिक कल्चर देखे गए हैं। पहला, नामपंथी, जिनके लिए वंश और विरासत का नाम यही उनका विजन है। पहला नामपंथी
दूसरा वामपंथी, जिनके लिए विदेशी विचार, विदेशी व्यवहार यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका विजन है। तो पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी और तीसरा दाम और दमनपंथी, जिनके लिए गुंडा तंत्र, गणतंत्र यही उनके गणतंत्र की परिभाषा है। पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी, तीसरा दाम और दमनपंथी और चौथा है विकासपंथी, जिनके लिए सबका साथ सबका विकास ही सर्वोपरि है। भाई और बहनों, लेकिन दिल्ली देश का वो इकलौता राज्य है जिसने पॉलिटिकल कल्चर का एक पांचवा मॉडल भी देखा। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी, यानी जो दिल्ली के विकास से जुड़े हर काम को ना कहते हैं और जो काम करने की कोशिश भी करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। इस नाकामपंथी मॉडल ने दिल्ली में न सिर्फ अराजकता फैलाई बल्कि देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भाई और बहनों, इन नाकामपंथियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को नाकाम करने का पाप किया है। देश के सामान्य मानवी की छवि को, आम आदमी की छवि को इन नाकामपंथियों ने बदनाम करके रख दिया है। करोड़ों युवाओं के विश्वास और भरोसे को इन नाकामपंथियों ने चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश में नई राजनीति के प्रयासों को भी नाकाम किया है। ये लोग देश बदलने आए थे, लेकिन खुद ही बदल गए। ये लोग नई व्यवस्था देने आए थे, लेकिन खुद ही अव्यवस्था, अराजकता का दूसरा नाम बन गए। इन लोगों ने पहले हर किसी को अनाप शनाप कहा और फिर घुटनों के बल चलकर माफी मांग ली। इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हर बात से यू टर्न लेने का काम किया। देश की हर संवैधानिक संस्था, हर पद, हर व्यक्ति को गालियां देकर इन्होंने अपने संस्कार, एक प्रकार से कुसंस्कार प्रकट किए। इन्होंने अपनी हर नाकामी का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का काम किया। कांग्रेस के साथ दूसरे महामिलावटी दलों में भी फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला वंश और मुफ्ती वंश चल रहा है।
यूपी में मुलायम सिंह जी, तो बिहार में लालू जी के परिवार के नाम पर ही पार्टियां चल रही है। महाराष्ट्र में पवार वंश, तो कर्नाटका में देवगौड़ा जी का वंशवाद फल फूल रहा है। तमिलनाडु में करुणानिधि जी का वंश राजनीतिक धुरी, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी भी उसी वंशवाद का झंडा उठाए हुए हैं। ये वंशवादी नेता सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की आड़ में, छद्म सेकुलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है। नीचे से उठे लोगों को, गरीबी से उठे लोगों को इन पार्टियों में बची खुची जगह में बेचारों को एडजस्ट होना पड़ता है, वो भी लंबे कालखंड के लिए नहीं। साथियों, जिन पार्टियों की सोच ही प्रतिभा और टैलेंट को कुचलने की हो, वो 21वीं सदी के भारत की सोच का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती हैं। इसलिए आज जब मैं इनके वंशवाद पर सवाल खड़े करता हूं, तो इन्हें दिक्कत होने लगती है। इन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन जब उन्हीं पूर्वजों के कारनामे खंगाले जाते हैं, तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। मैं आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। अगर आप किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो उनके कारनामों का हिसाब भी देना ही होगा। भाई और बहनों, कांग्रेस आजकल अचानक न्याय की बात करने लगी है। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि 1984 में सिख दंगों में हुए अन्याय का हिसाब कौन देगा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, उससे जुड़ा होने का जिन पर आरोप है, उनको मुख्यमंत्री बनाना ये कौन सा न्याय है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने देश के साथ जो अन्याय किया, हम उसे निरंतर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि 3 दशक बाद पहली बार 84 के सिखों की कत्लेआम करने वाले गुनहगारों के गिरबान तक अब कानून पहुंचा है। पहली बार वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, फांसी के फंदे तक पहुंचे हैं। साथियों, आपके आशीर्वाद से हमने बीते 5 वर्ष में सत्ता के गलियारों में घूमते
दलालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि जिन्होंने जनपद को दलालों और बिचौलियों का पथ बना रखा था, जहां कोत्रोची मामा बोफोर्स तोप की दलाली का भाव फिक्स करता था, जहां अगस्ता हेलीकॉप्टर वाले मिशेल मामा का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत होता था, जहां भोपाल का विनाश करने वाले एंडरसन मामा को हवाई जहाज से भगाने की रणनीति बनती थी। अदालतें और जेल के डर से वहां अब वकीलों का ही आना जाना रहता है। साथियों, आज की पीढ़ी को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को इन सारी सच्चाइयों से परिचित होना जरूरी है। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस के नामदार मुझे गाली देने में कोई कमी नहीं रखते हैं, और कांग्रेस के नामदार चिल्ला चिल्ला कर मुझे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। देश की रक्षा करने वालों को अपनी जागीर कौन समझता रहा है, ये भी मैं आज इस दिल्ली की धरती से उन लोगों के सामने आंख में आंख मिलाकर हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं। साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने परिवार के साथ युद्धपोत से छुट्टियां मनाने जाए? आप इस सवाल पर हैरान मत होइए, ये हुआ है और हमारे ही देश में हुआ है। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भाई और बहनों, आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका, 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। सवाल ये कि क्या विदेशियों को
भारत के वॉरशिप पर ले जाकर तब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया था कि नहीं किया गया था? ये खिलवाड़ है कि नहीं है? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी थे और उनके ससुराल वाले थे, इटली से आए थे, उन्हें सारी छूट मिल गई थी? भाई और बहनों, नामदार परिवार की इस छुट्टी का किस्सा इतने पर ही खत्म नहीं होता। गांधी परिवार जिस द्वीप पर गया था, वहां आवा भगत के लिए कोई नहीं था, इसलिए सारी सुविधाएं जुटाने का काम भी सरकार और नौसेना के जवानों ने किया था। एक विशेष हेलीकॉप्टर, वो भी सेना का, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। पूरा प्रशासन इन लोगों के मनोरंजन का इंतजाम देखता रहा। भाई और बहनों, जब एक परिवार ही सर्वोच्च हो जाता है, तब देश की सुरक्षा दांव पर लग ही जाती है। जब एक परिवार ही सर्वोच्च हो जाता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की चिंता भी कहीं नजर नहीं आती है। आप याद कीजिए, दिल्ली पर कितनी बार आतंकियों ने हमले किए, कितने ही निर्दोष लोग इन धमाकों की चपेट में आए। भाई और बहनों, वो दिन भी थे जब दिल्ली के लोग बसों में डरते सहमते हुए चढ़ते थे। बाजारों में चलते समय मन में एक खटक लगी रहती थी कि कहीं कुछ हो न जाए। साथियों, आप 2014 से पहले की उस स्थिति को भी जरा याद कीजिए, जब एक साथ दो बड़े आयोजन करने में सरकार के हाथ पांव फूल जाते थे। 2009 में और 2014 में तो कांग्रेस सरकार लोकसभा का चुनाव और आईपीएल तक एक साथ नहीं करा पाई थी। अब उस दौर से आगे बढ़कर आज की स्थिति देखिए। बीते 5 वर्षों में इन धमाकों पर लगाम लगाने में हमारे वीर सुरक्षाकर्मी कामयाब हुए हैं। आज देश के 130 करोड़ लोग लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, सांत्र का पर्व मना रहे हैं। साथ ही करोड़ों साथी आईपीएल का आनंद भी अपने ही शहरों में ले रहे हैं। इसी दौरान देश के लोगों ने चैत्र नवरात्रि भी मनाई, हनुमान जयंती भी मनाई, ईस्टर भी मनाया और अब धूमधाम से रमजान भी मनाया जा रहा है। इसी बीच में देश ने खतरनाक फोनी चक्रवात भी, उसका भी डटकर मुकाबला किया है। और मैं फिर कहूंगा कि ये सब चुनाव और मतदान के बीच हो रहा है। ये सारे कार्य एक साथ होना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आज जो सरकार है, उसकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसी इच्छा शक्ति की वजह से तमाम आतंकी हमलों के गुनहगार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। पहले जो नामुमकिन लगता था, अब वो
मुमकिन हुआ है। साथियों, नया हिंदुस्तान अब अपनी समस्याओं के लिए कहीं जाकर गिड़गिड़ाता नहीं है। नया हिंदुस्तान जानता है कि आतंकी हमलों का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वो आश्वस्त है क्योंकि नया हिंदुस्तान अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।